तीखा और थोड़ा चुभने वाला सवाल जरूर आप लोगों के साथ होगा, क्योंकि हॉस्पिटल को प्रेजेंट करते हैं, चुनौतियां अपने पास हैं, लेकिन उसके बाद भी मरीजों का विश्वास जीतना और मरीजों का विश्वास पाना भी आपका धर्म है। इसके लिए मैं सिद्धांत जी आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूँ कि इलाज जब मरीज का हम शुरू करते हैं तो उसके पहले जो उसका एक जो अनुमानित जो खर्च होता है, तो उसमें स्पष्टता क्यों नहीं होता है, जो बार बार कंप्लेन एक आम आदमी के बीच अस्पताल प्रबंधन को झेलना पड़ता है, तो आप लोग इसका कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल पाते हैं? थैंक यू राजीव जी। देखिए, कोविड काल के बाद से पेशेंट्स का जो पेयर मिक्स जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल में, कि कितने परसेंट पेशेंट कैश पेशेंट्स होते हैं, कितने परसेंट पेशेंट्स किसी पैनल या किसी इंश्योरेंस कंपनी से स्पॉन्सर्ड पेशेंट्स होते हैं, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। आज की डेट में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में 75% पेशेंट्स जो हैं वो पैनल पेशेंट्स या फिर इंश्योरेंस कवरेज वाले पेशेंट्स हैं। इन 75% पेशेंट्स के लिए रेट्स प्री डिसाइडेड हैं। अगर वो गवर्नमेंट के पेशेंट्स हैं, सीजीएचएस के पेशेंट्स हैं, उनके रेट्स फिक्स्ड हैं। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी के पेशेंट्स हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज पैन इंडिया लेवल पे हॉस्पिटल से रेट नेगोशिएट कर लेती है। वहाँ पे तो कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी वाली बात रहती ही नहीं है, क्योंकि वो रेट्स डिसाइडेड हैं, उसमें कहीं कोई चेंज होना पॉसिबल नहीं है। हॉस्पिटल अपने मन चाहे जो भी रेट लगा दे, बट उसको रीइम्बर्समेंट जो अप्रूव्ड रेट्स हैं उस पर ही मिलेगा। रिमेनिंग बात बचती है 25% पेशेंट्स की, जो कैश पेशेंट्स हैं जिनके लिए आप बात कर रहे हैं। अगेन, इन पेशेंट्स को भी अगर आप स्प्लिट करें तो इसमें एक सर्जिकल पेशेंट्स का नंबर है और एक मेडिकल मैनेजमेंट के पेशेंट्स का नंबर है। सर्जिकल पेशेंट्स के केस में पैकेज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज डिसाइडेड इन एवरी हॉस्पिटल। यहाँ पे तो एटलीस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं मोस्ट ऑफ देम में यही सिचुएशन है कि पैकेज ऑलरेडी डिसाइडेड है। उसका लैब को लिए अगर होना है तो उसका लैप्रोस्कोपिक विधि से अगर गॉल ब्लैडर की सर्जरी होनी है, अगर उसका पैकेज रेट 75,000 है तो 75,000 ही है। जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह आपके हिसाब से है, जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स में 8-10% पेशेंट्स की है, वो मेडिकल मैनेजमेंट के पेशेंट्स हैं। उसमें पहले से खर्च डिटरमाइन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक हार्ट अटैक का पेशेंट ऐसा हो सकता है जिसको डायबिटीज़ हो, एक हार्ट अटैक का पेशेंट ऐसा हो सकता है जिसकी किडनी में प्रॉब्लम हो। आपको नहीं पता किसकी एज में क्या डिफरेंस है, एक 40 ईयर ओल्ड हो सकता है, एक 80 ईयर ओल्ड हो सकता है। तो उसमें पहले से बता देना कि वो 4 दिन में ठीक हो जाएगा और उसमें 1 लाख रुपए का खर्च होगा, ये आज की रेट में डिटरमाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और ये रांची के हॉस्पिटल ही नहीं, आई डोंट थिंक इंडिया में कोई हॉस्पिटल इसके लिए रेट्स डिफाइन कर सकता है। सॉरी विश्वजीत जी, एक तो अस्पतालों के साथ आप लोगों के साथ बड़ी चुनौती रहती है पैसे को लेकर के, ज़्यादातर मामले सामने आते हैं, ट्रीटमेंट का भी एक बड़ा रोल होता है। आपको क्या लगता है कि जैसे दवा, जांच, आईसीयू, ये सबकी जानकारी मरीजों को पहले दे दी जाती है या फिर उनको हिडन भी कुछ चीज़ें रखी जाती हैं? सबसे पहले धन्यवाद आपको। देखिए, हेल्थ केयर जो है, बहुत सारे डॉक्टर्स अभी बोले, ये विश्वास पे चलती है, ठीक है। और विश्वास, एक मरीज, एक डॉक्टर, एक अस्पताल, मरीज जब दिखाने आता है किसी डॉक्टर से, उससे पहले से ही विश्वास करता है, उसके बाद वो आता है। रही बात जो आपका सवाल है कि दवाई जांच का जो चार्जेस हैं हम पहले से बताते हैं या नहीं बताते हैं, तो कुछ जो चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी एज पर अगर कोई हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड है या कोई हॉस्पिटल स्टैंडर्ड है, चाहे छोटे अस्पताल हो चाहे बड़े अस्पताल हो, बहुत सारी ऐसी जो ऑन कार्ड टेस्ट बोलते हैं या ऑन कार्ड टैरिफ बोलते हैं, वो तो हम लोग सब लोग डिस्प्ले करते हैं। उसमें कोई हाइड एंड सीक है नहीं, कोई भी आप भी देख सकते हैं, मरीज भी देख सकते हैं, मरीज के परिजन भी देख सकते हैं। बट एक अस्पताल में आप जुड़े हैं स्वास्थ्य से, किसी भी एक बड़े अस्पताल में या मीडियम स्केल के अस्पताल या छोटे अस्पताल में करीब करीब 15,000 20,000 लाइन आइटम टैरिफ रहते हैं। पूरी लिस्ट लगाना संभव नहीं है, बट फिर भी जो बेसिक टेस्ट है उसकी चार्जेस बताई जाती है पेशेंट को, और उसकी चार्जेस पेशेंट या रिलेटिव पूछते भी हैं काउंटर पे। और मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में या झारखंड से बाहर
किसी भी हॉस्पिटल को कोई हेजिटेशन होगा अस्पताल में जो चार्जेस हैं उसको बताने में, और एक जो मैच्योर हॉस्पिटल होता है, जो रिस्पॉन्सिबल हॉस्पिटल होता है, वो सब हम सब बताते हैं। अगर मरीज़ के परिजन या मरीज आप पूछते हैं ओपीडी में कि इस टेस्ट का कितना चार्ज लगेगा, तो बताते हैं इसमें कोई। एंड ये एक चीज़ हुई सर्विस लेने से पहले। मुझे लगता है आपको इस पे एम्फेसिस करना चाहिए। डॉक्टर नितेश, एक इलाज पर ही आते हैं आपकी। आज के कुछ साल पहले मुझे लगता है कि कोविड से पहले गवर्नमेंट ने स्टेंट का दाम कम कर दिया। मैंने फिक्स प्राइस कैपिंग है उसमें 18,000, 19,000 या 26,000 या कुछ इस टाइप का है। तो वो कैपिंग के बावजूद भी अगर कोई मरीज आज प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके यहाँ कहीं भी जाता है तो चार्जेस भी तो वो भी पुराने जितने लगते थे बावजूद अभी भी लगते हैं। तो वो आखिर में इतना बड़ा जो गैप हो गया, जो पहले लगता था कैपिंग के बाद भी अभी भी वही लग रहा है, तो ये हो क्यों रहा है? मतलब वो फिर दिक्कत कहाँ पे है? नहीं, देखिए, कैपिंग किस चीज़ पे कैपिंग है? कैपिंग आपका जो सरकार द्वारा जो टैरिफ्स है वो अलग अलग पेयर्स के हिसाब से। कैपिंग कोई कैपिंग ना तो आपका कोविड के समय को कैपिंग था, ना आज को कैपिंग है। कैपिंग टैरिफ पे कैपिंग गवर्नमेंट ने प्राइस कैपिंग करके रखा है। कोई कैपिंग नहीं है। कैपिंग क्या चीज होती है? स्टेंट के प्राइस में कैपिंग है, आपकी कुछ जो इमरजेंसी मेडिसिन है उसके प्राइस में कैपिंग है, वही कैपिंग है। बाकी आपके आयुष्मान का एक टैरिफ है, आपका CGHS का एक टैरिफ है, जो कि बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स फॉलो करते हैं। एज सच झारखंड गवर्नमेंट का कोई टैरिफ नहीं है। गवर्नमेंट हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो सेंट्रल गवर्नमेंट का CGHS का टैरिफ है, जो कि अधिकतर अस्पताल जो यहाँ पे हैं सब लोगों ने जिन्होंने इम्पैनलमेंट कराया है वो फॉलो करते हैं, और वो करना है, नहीं तो वो पैसा नहीं आएगा आपको उसी टैरिफ पे ही इलाज करना पड़ेगा। उसके 1 रुपया भी ज़्यादा आप करेंगे तो आपको वो पैसा रिइंबर्स नहीं होगा। तो नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और अलग से कोई ऐसा प्राइस का कैपिंग है नहीं। आयुष्मान ले लीजिए, CGHS ले लीजिए, यही 2 मेजर है जो कि सब जगह फॉलो होता है, और इसमें एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है उतना ही पैसा मिलेगा आपको, उससे 1 पैसा आगे पीछे नहीं मिलेगा।
दो सवाल जो आपने पहले दो पूछा था उसके लिए थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि देखिए कहीं भी अस्पताल में जो एस्टिमेट्स की बात है या लोगों की भरोसे की बात है और परसेप्शन की बात है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है, ये क्रिएट कैसे होता है। आप देखिए कि कोई भी अस्पताल में अपने अस्पताल के सामने तो मान लीजिए 300 पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, करीबन 40-50 पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं रोज। हम परसेप्शन समाज का बनता कैसे है, हमारा सब परसेप्शन कैसे बनता है कि एक पेशेंट जिनको अगर एक प्रोसेस है, सभी अस्पताल हम NABH हैं, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, एस्टिमेट का प्रोसेस है, पेशेंट्स को सारी चीज एक्सप्लेन करने का प्रोसेस है, काउंसलिंग करने का प्रोसेस है। तो वो 100 है कि थोड़ा गड़बड़ हो गया हो, जिनका एस्टिमेट कम दिया हो और बिल ज़्यादा हो गया हो, तो जो 1-2% के वेरिएशंस हैं जो हमारे प्रोसेस में, वो समाज में जाके या अपने हिसाब से वो इसको रेस करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट को करे, सोशल मीडिया पे करे, और उसके बेसिस पे जो लोग आज तक अस्पताल गए नहीं या बहुत कम गए हैं, जिनको उस अस्पताल के बारे में कुछ पता भी नहीं, एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि इस अस्पताल में ऐसा होता है या ऐसा अमूमन होता है, जो कि अधिकतर समय सही नहीं होता है। तो अस्पताल में अगर 500 लोग काम कर रहे हैं, एक सेट प्रोसेस ऑलरेडी सेट है जिसमें डिविएशंस की चांसेस ऑलरेडी स्टैंडर्ड है कि 1-2% डिविएशन होगा ही, उस डिविएशन के ऊपर हम परसेप्शन क्रिएट करते हैं कोई भी चीज का, जो कि पूरे हेल्थ केयर के ऊपर वापस घूम के आता है सभी हॉस्पिटल है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको सब लोगों को मिलकर टैकल करना पड़ेगा। डॉक्टर पल्लवी पांडे, आप तो अस्पताल की संचालिका भी हैं, डॉक्टर भी हैं, आपको क्या लगता है कि ये इलाज में पारदर्शिता के लिए और गुणवत्ता को लेकर के डॉक्टरों की भी कोई जिम्मेदारी है क्या? डॉक्टरों की ही जिम्मेदारी और जवाबदेही भी है क्या? डॉक्टरों की ही जिम्मेदारी है, डॉक्टरों की ही जवाबदेही है, लेकिन तब जब सामने वाला सुनने को तैयार हो। आपके सामने जब पेशेंट आता है तो वो एक मिसकंसेप्शन लेके ही आता है कि आप उसको लूटने वाले हैं, तो वैसे आदमी को आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे आपने पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि एस्टिमेट बताना ज़रूरी है क्या, तो सर जब हम पेशेंट एडमिट करते हैं तो जिस वक्त पेशेंट हमारे पास आया है 4:40 4 जून को, हम उस वक्त बता सकते हैं कि पेशेंट किस कंडीशन में है, उसका क्या इलाज होना है, क्या इन्वेस्टिगेशन होना है। लेकिन मेडिकल साइंस में मुझे इंडिया तो छोड़िए, दुनिया में कोई नहीं बोल सकता है कि 100% मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा। आप पेशेंट को देख के जाते हैं, 2 घंटे बाद पेशेंट का दूसरा रूप होता है। तो जब आप एस्टिमेट देते हैं वो आप उसी वक्त दे सकते हैं। रही सवाल ट्रांसपेरेंसी की, तो ट्रांसपेरेंसी हर एक डॉक्टर मेंटेन करना चाहता है और बताता भी है। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि मेरा मरीज ठीक नहीं हो, नन ऑफ द डॉक्टर्स। बट होता क्या है कि जब आप मरीज को एक्सप्लेन करते हैं, उसके दिमाग, आप इन्वेस्टिगेशन लिखोगे, बोलोगे यहाँ करा लीजिएगा, वो सोचेगा डॉक्टर का यहाँ कट होगा इसलिए भेज रहा है, ये दवाई ले लीजिएगा, डॉक्टर का इस एंटीबायोटिक में कट होगा इसलिए। ऐसा नहीं होता है सर, और इसमें नो ऑफेंसेस, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया ही एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि डॉक्टर सिर्फ चोर नहीं होता है, कोई भी डॉक्टर चोर नहीं होता है। इनफैक्ट हमारे अपने भी लिमिटेशंस होते हैं हर जगह पे, जैसे सर ने बताया आयुष्मान है, BPL है, नो डाउट वो है, लेकिन कैश में भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आयुष्मान और BPL के बियॉन्ड है। ये मरीज को समझाने वाला ही मीडिया है। तो ये जवाबदेही की बात रही, डॉक्टर बिल्कुल जवाबदेही उनका जिम्मेदारी है, और डॉक्टर जवाब भी देना चाहते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जवाब देना भी चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोई सुनना नहीं चाहता है। पेशेंट से कंसेंट लिया जाता है सर, हाई रिस्क कंसेंट, मेरे पेशेंट को ये होने का चांसेस है, आपको सब कुछ समझा दिया गया है। पेशेंट पढ़ के उसको साइन करता है, अगले दिन पेशेंट को कुछ हो जाता है तो आपका ICU टूटता है, आपके डॉक्टर मार खाते हैं, क्यों? तो फिर उस कंसेंट का क्या मतलब है? तो ये ट्रांसपेरेंसी भी है, जवाबदेही भी है, बट एट द सेम टाइम जिम्मेदारी पेशेंट की भी है, और जो नॉन मेडिको हैं, वो मीडिया हो या कोई और हो, उनकी भी है। सिद्धांत जी, एक चीज अभी कुछ दिन पहले लगातार जैसे रिम्स से एक आंकड़ा निकला था कि लगभग 70% जो मरीज का फ्लो है वो रिम्स में वो 5 बजे के बाद होता है। तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ये जो टाइमिंग है बड़ा सुटेबल चुन के रखते हैं कि वहाँ से रेफर करो। तो ये वजह क्या है, क्या ये बात सत्य भी है या कुछ ऐसे ही है? देखिए, क्योंकि उनके पास फैक्ट और आंकड़ा सब है, डाटा भी है उनके पास। मेरे को इस डेटा की जानकारी नहीं है, बट लॉजिकली अगर एक बार सोचे, आज की डेट में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी पेशेंट को रिम्स पे
क्यों शिफ्ट कराएगा विज़ आज से 10 साल पहले क्यों शिफ्ट करा था। आज से 10 साल पहले बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते थे कि पेशेंट बोलता था कि मेरे पास पैसे नहीं है पर मेरे को ट्रीटमेंट रोकना नहीं है, हम जो अरेंज कर सकते थे हमने कर लिया, तो हो सकता था कोई प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट को रिम्स शिफ्ट करा देता। आज की डेट में झारखंड के आई थिंक 99% हॉस्पिटल आयुष्मान भारत में सूचीबद्ध है। इस तरह के जो गरीब पेशेंट्स हैं उनका इलाज वो अपने हॉस्पिटल में भी कंटिन्यू करा सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हों जो थोड़े छोटे साइज़ के हों, जिनके पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं हो, आईसीयू में इंटेंसिविस्ट रात को नहीं रहते हों, ये रीजंस हो सकते हैं। बट मेरे को नहीं लगता कि जो भी मेजर रांची के 10-12 हॉस्पिटल्स हैं उसमें से लोग ऐसा सोचते हैं कि रात हो जाए तो पेशेंट को रिम्स में शिफ्ट कर दो। हॉस्पिटल्स आर फंक्शनल 24/7, कोई रीज़न होना चाहिए भेजने का। जी, इसमें सर एक इंटरेस्टिंग डेटा होगा, अगर हम इसको एनालाइज करें, ये बार बार ये मुद्दा उठता है कि रिम्स रेफर होते हैं पेशेंट्स, सो लेट अस एनालाइज कि आपके जो पेशेंट्स रेफर हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं, हमको मत बताइए, आप डेटा एनालाइज कीजिए किस प्रकार के हॉस्पिटल से हो रहे हैं, सिंगल ओनर सिंगल क्लिनिक से हो रहा है, कोई अस्पताल से हो रहा है, कि डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है, किस जगह से हो रहा है, तो वो एक इंसाइट देगा। इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट जनरलाइज्ड मेडिकल पेटर्निटी, आप स्पेसिफिक काम करके कुछ सुधार ला पाएंगे। अदरवाइज क्या है कि आप बोले कि ये पूरा भीड़ बेकार है, तो भीड़ बेकार नहीं हो सकता ना, उसमें कुछ लोग होंगे, आई एडमिट दैट, बट लेट अस पॉइंट आउट दोस मिस्टेक्स, दोस एरियाज ऑफ कंसर्न एंड एड्रेस दैट, सो कि उस पर कुछ काम किया जा सकता है कंस्ट्रक्टिवली। विश्वजीत जी, एक सबसे बड़ा बात अभी भी जो वो समस्या हमको लगता है कोई दूर नहीं हो पाई, हम लोग अक्सर बात भी करते रहते हैं कि जब मरीज बेतहाशा बहुत आपात स्थिति में अस्पताल के द्वार पर खड़ा रहता है, उस समय उनके साथ ये हमेशा पूछा जाता है कि आपके पास 40,000 है, 30,000 रुपया है। तो ये आखिर में वो हम अपना जो धर्म है वो पूरा क्यों नहीं कर पाते? पैसा ही सब कुछ तो फिर होता नहीं। आप लोग बोलते भी हैं कि नहीं, हम लोग भर्ती भी लेते हैं, आप भी मतलब इस जनरलाइज में अस्पतालों की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये जो आपका स्टेटमेंट है कि कोई भी हॉस्पिटल बोलता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि एक मिनिमम डिपॉजिट लेते हैं, ये मोस्टली प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का है प्रैक्टिस। और देखिए, सबसे पहले कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे वो सिंगल ओनर हो, मैं नहीं जानता हूँ कि कोई भी ऐसा अस्पताल होगा जहाँ पे इमरजेंसी में सबसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज किया जाता है। ठीक है, जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर है या लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, उसके लिए तो इंडिया में कोई भी अस्पताल इमीडिएटली पैसे नहीं मांगती है। सबसे पहले वहाँ के जो ER के डॉक्टर हैं, ER के नर्स हैं, वो काम करते हैं, पेशेंट को सेटल करते हैं, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जो चाहिए उसको देते हैं। उसके बाद डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से पेशेंट को ICU में जाना है, पेशेंट को वार्ड में जाना है, फिर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है। उस समय कोई हॉस्पिटल बोलते हैं, उनको समझाते हैं कि अगर आप जनरल वार्ड ले रहे हो या डिलक्स ले रहे हो या स्वीट ले रहे हो तो आपको ये मिनिमम डिपॉजिट देना पड़ेगा। और इसको मैं इस तरह से प्रोसेस बोलना चाहूँगा कि ये पार्ट ऑफ केयर प्रोसेस है, आप इसको दूसरे तरह से इंटरप्रेट ना करें। ये एक प्रोसेस है जो कि होना है, मैंडेटरी प्रोसेस है। बट अगर किसी अस्पताल में ऐसा हो रहा है कि पेशेंट इमरजेंसी में स्टेप इन किया और अगर हम पैसे मांग रहे हैं तो वो गलत है। बट अगर अस्पताल में पेशेंट आया है इमरजेंसी में, उसको स्टेबल कर रहे हैं और डॉक्टर ने इनिशियल असेसमेंट कर लिया है, इनिशियल ट्रीटमेंट दे दिया, अब उसको प्रोसीजर करना है या एडमिशन करना है, एंड देन अस्पताल के स्टाफ उनको बोल रहे हैं कि आपको इतने डिपॉजिट करनी पड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये गलत है, ये पार्ट ऑफ केयर प्रोसेस है। तो मैं आपके थ्रू ये समाज को बताना चाहूँगा कि ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, इसको इस तरह से अगर आप पोर्ट्रे करेंगे। देखिए, ये ग्लास आधा खाली है और ऊपर से खाली है या नीचे से भरा है, ये आप कैसे समाज को बताते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो जैसा मैडम ने भी बोला कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हम समाज को अच्छी चीज़ें बताएं, सही चीज़ें बताएं। अच्छी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही चीज़ बताएं। नहीं, हम जो बातें बता रहे हैं ये हम अपने मन से नहीं बता रहे, जो समाज से निकल कर के बातें आती हैं हम उसी की बात करते हैं। सर, ऐसा है ना कि मैं एक मिनट कंप्लीट करूँगा। देखिए, समाज
में बहुत सारी परसेप्शन बिल्ड होती है। मोस्टली जो परसेप्शन बिल्ड होती है वो लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण होता है, या सही इंसान को सही चीज़ मालूम नहीं रहता है। तो हम और आप भी परसेप्शन बनाते हैं कि ये चीज़ खराब होगा, ये चीज़ अच्छा होगा। हमारी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम समाज को बताएं कि ये सही प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जाने से अच्छा रहेगा। वो मैं गुजारिश करना चाहूँगा। पल्लवी जी कुछ बोल। बेसिक चीज़ क्या होता है डॉक्टर साहब, सर कि जैसे पेशेंट आया, डॉक्टर साहब ने बोला प्राइमरी ट्रीटमेंट में, मुझे नहीं लगता रांची में कोई भी हॉस्पिटल बिना प्राइमरी ट्रीटमेंट के पैसा चार्ज करता है। आफ्टर द पेशेंट इज स्टेबल ज़रूर करता है। तो सर एक प्राइवेट सेक्टर में एक बेसिक रनिंग कॉस्ट होता है, जो जैसे सिंपल बात है, आप आला लगाने का पैसा नहीं लोगे, आप देखने का पैसा नहीं लोगे, पर एक बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशन, इवन ब्लड टेस्ट अगर आप कराते हो तो आपके लैब में रिएजेंट्स का कॉस्ट आता है, आपके स्टाफ का कॉस्ट आता है। नो डाउट कि वो पेशेंट से ही हम नहीं निकालते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट एक माध्यम है जिससे हम लेते हैं। वो उसमें ऊपर नीचे हर हॉस्पिटल का होता है, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल ये नहीं कर सकता है। और आज की डेट में मैक्सिमम हंगामा जो होता है हॉस्पिटल में इसीलिए ही होता है कि नो ऑफेंसेस, पेशेंट से ज़्यादा मोह माया तो सबको रहता है, बट जो बेसिक पेशेंट का अटेंडेंट होता है वो कोने में बैठ के रो रहा होता है, और कुछ असामाजिक तत्व आते हैं जो वहाँ नेता बनते हैं, और वो बेसिक उनका एक ही रूल होता है कि आपका कितना पैसा कम कराया जाए, कितना डिस्काउंट हो जाए। अगर आप चेंबर में बुला के तभी बोल दें कि ठीक है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका पेशेंट का डेथ हो गया, हम पैसा नहीं लेने वाले हैं, बिलीव मी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो हम लोग डे टू डे फेस करते हैं। ये एक रीज़न है कि हॉस्पिटल चाहता है कि पहले ही हम बता दें इतना इतना चार्जेस लगने वाला है, और आपको इतना सिंपल एक प्रॉपर डिपॉजिट देना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपके मंच के माध्यम से। देखिए क्या होता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम सब इंसान जब हेल्थ की बात आती है ना, तो 50 रुपया या 500 रुपया खर्च करने में ना हम झिझकते हैं। हम इसको खर्च की तरह मानते हैं, इन्वेस्टमेंट तो मानते ही नहीं है। तो सबसे बड़ा माइंडसेट यही चेंज होगी जब हम हेल्थ पे खर्च, अपने को स्वस्थ रखने के लिए या अपने को डिजीज फ्री रखने के लिए जो पैसे खर्च हो रहे हैं, उसको अगर हम इन्वेस्टमेंट की तरह माने तो शायद बहुत सारी जो रॉन्ग परसेप्शन है ना, वो समाज में बहुत हद तक एड्रेस होगा। और अगर यही डिफरेंस है, अगर आप देखो एक जो मेट्रो शहर है या आप इंडिया से बाहर जाओ, तो हम सब हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं। हम हेल्थ में अगर डॉक्टर से कंसल्टेशन किया, कोई जांच करवाया, तो हम उसको खर्च की तरह नहीं देखते हैं, हम उसको इस तरह से देखते हैं कि ये बीमारी थी, हमने कंसल्ट किया और हम अब स्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य पे खर्च करना, वो जो माइंडसेट है ना कि पैसा इतने खर्च हो गया, उसको शायद चेंज करने की जरूरत है। हाँ नितेश कुछ बताइए। इसमें इसी को जस्ट कंटिन्यू करते हुए कि हमेशा हम लोग बात करते हैं सेवा भाव की, सेवा भाव जी होना जी चाहिए। एकदम। देखिए सेवा भाव, हम सर्विस इंडस्ट्री है, डॉक्टर है, पढ़ लिख के आए हैं, और एक हेल्थ केयर का इस्टेब्लिशमेंट का सब चीज़ का कॉस्ट है। तो सेवा भाव डॉक्टर पेशेंट के प्रति डेफिनेटली रहता है, नहीं तो ये प्रोफेशन ही विश्वास के ऊपर चलता है। अगर 100 में से अगर 80-90 लोग मरीज ठीक होके जा रहे हैं तो वो डॉक्टर के एफर्ट से ही जा रहे हैं। तो सेवा भाव हमेशा ही रहता है और डॉक्टर भी रखने की कोशिश करते हैं, बट एक इस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट है, उस कॉस्ट को पूरा नहीं करेंगे तो वो सेवा भाव ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। वो सेवा भाव फिर वापस से आ जाएगा कि फिर उन्हीं को तकलीफ होने लगेगा वो सेवा देने में ही। तो अगर सेवा भाव पे ही चलता तो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर है जहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं होती, तो बहुत अच्छे से काम चला लेते हैं, लेकिन वहाँ भी कॉस्ट है, वहाँ भी कॉस्ट लगता है, वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है। तो जब तक आप समझेंगे नहीं कि एक हेल्थ केयर का एक कॉस्ट है, उस कॉस्ट को मिनिमम जो है वो सस्टेन करने के लिए देना पड़ेगा हमको, तब तक हम उस माइंडसेट को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे कि अस्पताल लूट रहा है। अदरवाइज हम हमेशा यही डिबेट करते रहेंगे, अस्पताल लूट रहा है, हम बोलेंगे हम नहीं लूट रहे हैं, पेशेंट बोलेंगे कि लूट रहा है, और ये कहानी चलती है। नहीं, एक जैसे कि अभी बात भी हो रही थी कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं हमारा तो चार्ज बस थोड़ा मोड़ा रहता है, 4-5 हज़ार 8 हज़ार हमको मिलता है एक सर्जरी में, या 10 हज़ार मिलता है, बाकी तो अस्पताल का है।
मरीज तो ये नहीं जानता है कि मरीज तो टोटल ऑफ कॉस्ट जानता है, वो नहीं जानता कि डॉक्टर को नहीं, 5,000 मिल रहा है या उसको क्या खर्च पड़ रहा है। डॉक्टर को क्या मिल रहा है उससे मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं है। पेशेंट के जेब से कितना पैसा गया अल्टीमेटली जी, वही वही- मैटर वही- करता वही है, मैं बता वही रहा हूं। मैटर करता है। और हम लोग भी जब पेशेंट से बात करते हैं ये नहीं बोलते कि डॉक्टर को फीस देना है, पहले डॉक्टर का फीस दे लो उसके बाद काम करेंगे। तो जो भी होता है एस्टिमेट भी देते हैं, तो डॉक्टर का फीस, ओटी का चार्ज, रूम का रेंट, इन्वेस्टिगेशन सब बताया जाता है और उसी के बेसिस पे कॉस्ट डिफाइन होता है। तो वो बताते हैं लेकिन उसका कॉस्ट है, ये मानना पड़ेगा। अगर कॉस्ट नहीं होता और कॉस्ट अगर सब्सिडाइज करके अगर हम फ्री कर पाते तो हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में इतना जद्दोजहद होती नहीं। तो वो भी एक, वहाँ भी एक कॉस्ट लगता है, तो वो कॉस्ट को समझना पड़ेगा समवेयर, उसके हिसाब से मतलब लोगों को परसेप्शन क्या होगा। सिद्धांत जी, आपको क्या लगता है कि एआई का ये दौर है अभी पूरा, तो आप लोगों के लिए क्या चुनौतियां हैं एक निजी अस्पताल एआई पर? चुनौतियाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं कि रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग एआई के थ्रू एनहांस हो रही है और एआई बहुत सारे पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर सकता है जो हम लोगों के लिए एज ह्यूमन बींग्स करना डिफ़िकल्ट है। और एआई के सपोर्ट से हेल्थ केयर इम्प्रूव होनी चाहिए, हेल्थ केयर का कॉस्ट कम होना चाहिए, यही हम लोग सबकी उम्मीद है। तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एआई। नितेश जी, आपको डॉक्टर भी हैं, आपको क्या लगता है एआई कितना आप लोगों के लिए सहायक साबित होगा और कितनी बड़ी चुनौती है आपको लेकर के आ रहा है? देखिए, जब कंप्यूटर आया था तो बोल रहे थे कि बैंक के आधे कर्मचारी का नौकरी चला जाएगा, किसी का नहीं गया, किसी का नहीं गया। बट इनफैक्ट बैंक ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करने लगे और आज और भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है उसके बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको इनेबल करता है आपके जो रिडंडेंट काम है, लेबोरियस काम है, उससे आपको फ्री करके आपको कुछ बड़ा करने का, कुछ नया करने का, कुछ आगे बढ़ने का। तो डेफिनेटली एआई और जितने भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें आ रही है, हेल्थ केयर में भी आ रही है, ये सारा इनेबलर्स है हमको और बड़ा काम करने का और आगे बढ़ने का। तो डेफिनेटली इसको अडॉप्शन करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें मतलब आपको, और ये एक जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है जो कि आप बोल रहे हैं ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, जो कि हरित रिवॉल्यूशन, उसके बाद बहुत बड़ा चेंज आया। मेरे ख्याल से एआई और ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है यही वो चेंज लाएगा जिसमें हम आगे चल के हेल्थ केयर को कॉस्ट इफेक्टिव, मोर एक्सेसिबल और क्वालिटी सिस्टम बना पाएंगे। विश्वजीत जी, एक अभी भी वो एक समस्या जो आप लोग को, हमको लगता है आप लोग को भी बड़ा चुनौती के रूप में देखने को मिलता है, ये अक्सर सुनने में आता है कि इलाज में लापरवाही के कारण मौत हो गई और 100 को रोक के रखा है। अक्सर हम लोग देखते रहते हैं, अखबारों में भी ये बातें आती हैं और जगह भी सुनने को मिलता है कि 100 को रोक के रख दिया। तो ये मतलब ये वजह क्या है और आखिर में ये सच्चाई भी क्या है जो लोगों तक पहुंच पाए? देखिए, कोई भी मरीज एडमिट होता है किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे कोई भी डॉक्टर ट्रीट करता है, तो वो एक डॉक्टर और एक अस्पताल मोर देन 100% ट्राई करता है कि उस पेशेंट को जो आउटकम हम दे सकें या देखते हैं। बट आप और हम सब जानते हैं हर मरीज को बचाया नहीं जा सकता। डॉक्टर, अस्पताल प्रयास करता है, जो उनको इलाज चाहिए वो देता है, बट डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है, डेथ भी होते हैं इलाज में। तो जब डेथ होती है तो कोई भी हॉस्पिटल जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, एक बिल फाइनल करती है, बिल देती है मरीज के परिजन को, और मरीज के परिजन से गुजारिश करती है कि आप, ये पेशेंट का बिल है, इतने इलाज का खर्चा हुआ है, इसको आप दें। मुझे नहीं लगता है, डिस्कशन सारे हॉस्पिटल में ये होती है कि ये पेमेंट इतना का ड्यू है, ये करना है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हॉस्पिटल को मरीज का मृत्यु के बाद डेड बॉडी होल्ड करने का कोई इंटरेस्ट होता है। ये अगेन एक कम्युनिकेशंस बैरियर है, या जो हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं इस बात में एग्री नहीं करता हूँ कि कोई अस्पताल, देखिए अस्पताल के पास हज़ारों काम रहते हैं, तो वो जितना जल्दी चाहता है, जितना कोशिश करता है, अगर मरीज़ का अनफॉर्चुनेटली सारे प्रयास के बाद भी डेथ हो गया, तो कोशिश यही रहता है कि उनको जितना जल्दी उनकी सारी प्रोसेस को हम करके, मरीज़ के परिजन से बात करके उनको डेड बॉडी रिस्पेक्टफुली हैंड ओवर कर दें। एक तो नितेश जी, ये चीज़ अक्सर देखते हैं कि हॉस्पिटल के आगे
हमेशा रिसर्च सेंटर, शोध का काम, मतलब आप लोग भी लगाते होंगे, हर अस्पतालों में देखते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में रिसर्च सेंटर लिखा रहता है। तो रिसर्च होता भी है कि बस ऐसे ही रिसर्च का नाम रहता है बस? देखिए अभी रिसर्च, कोई मतलब हम लोग को निकल करके बाहर सामने नहीं आ पाता है कि रिसर्च होता भी है या क्या? देखिए सब अस्पताल के आगे नहीं रहता, कुछ अस्पताल के सामने रहता है। जो लोग जब रिसर्च सेंटर डालते हैं तो गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स है जिसमें आपको कुछ टैक्स रिबेट या ऐसा कुछ मिलता है, तो उसके बेसिस पे वो लोग डालते हैं। हमारे ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो रिसर्च नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड। अक्सर मैं बहुत सारे अस्पतालों को सुनता हूँ कि रिसर्च सेंटर लिखा। बहुत सारे अस्पताल होते हैं वो इस तरीके से रजिस्टर करने से आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स में कुछ रिबेट मिलता है और उसके लिए आपको कुछ रिसर्च दिखाने या करने पड़ते हैं। और मेरे ख्याल से जो ऑर्गेनाइजेशंस लिखते होंगे उन पे कोई ऑडिट भी होता होगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनको क्या कर रहे हैं रिसर्च दिखाने पड़ते हैं, नहीं तो वो अल्टीमेटली सम ऑडिट में वो फंसेंगे। तो मेरे ख्याल से वो जो लिखते हैं वो करते होंगे और लिखने का एक मुख्य बिंदु होता है रिबेट मिलना जो कि टैक्स में होता है। टैक्स के लिए। अच्छा एक पल्लवी जी एक चीज बताइए कि ये आपको अगर ये बताना सुझाना हो कि अगर स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करना हो तो एक कोई ऐसा बात बताइए जिससे कि हम पूरी सिस्टम को सुधार पाए। ट्रस्ट, भरोसा। भरोसा एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच में जो आज से 20-25 साल पहले था, आज की डेट में नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बोला, पेशेंट आता ही उस एटीट्यूड से है, या तो उसके पास 4-5 पुर्जे पहले से होंगे और उसने तो ये बोला था, उसने तो ये बोला। दूसरा, आप एआई की बात कर रहे थे, सर हमारा दुश्मन तो गूगल भी था, हम उसको भी कोप अप करें। गूगल का नॉलेज लेके मरीज हमारे पास आते हैं कि ये लिखा था, ये लिखा था। तो जब तक आप अपनी डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो कोई भी नॉन मेडिको या मेडिको के लिए है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो मेरे बेटरमेंट के लिए बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन मत कराओ, ये कराओ, यहाँ मत कराओ, यहाँ कराओ, ये दवाई नहीं, ये दवाई, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ सिस्टम तब तक इम्प्रूव नहीं कर सकता है जब तक आपका मरीज आप पे ट्रस्ट नहीं करे। आज वो आरजेएसपी में, कल वो पारस जाएगा, परसों वो टाटा जाएगा। एक ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल की तरह अगर बात करूं तो कैंसर हर दिन बढ़ता है, सब लोग जानते हैं। तो आपके पास मरीज अगर आरजेएसपी आया, उसे भरोसा नहीं हुआ, किसी ने बोला पारस चले जाओ, पारस गया, भरोसा नहीं हुआ, किसी ने बोला टाटा चले जाओ, वो जो उसके घूमने का प्रक्रिया होता है सर, उसमें उसकी बीमारी बढ़ जाती है। तो हेल्थ सिस्टम किसी भी फाइनेंस से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से, या किसी भी तरह की डोनेशन से, या किसी भी तरह के इक्विपमेंट से तभी बढ़ सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है जब तक पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करे। अगर पेशेंट को ट्रस्ट नहीं है तो आप करोड़ों पैसे, बड़े इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स लेके बैठे रहे, इलाज संभव नहीं। विश्वजीत जी, आयुष्मान योजना को लेकर के जो एक भ्रम रहता है कि आयुष्मान योजना, अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं कि आयुष्मान का इलाज अब निजी अस्पताल बंद कर देंगे। एक तो जुड़ना भी चाहते हैं सरकार की योजनाओं के साथ, ऊपर से बंद करने की धमकी भी मिलते रहती है लोगों को। तो ये क्यों होता है? कहाँ तक ये कमी और जो समस्या है कि आप लोगों को जो झेलना पड़ता है? देखिए, मैं झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगा। सबसे पहले आयुष्मान यहीं से स्टार्ट हुआ था और आज के डेट में अगर रांची में देखें तो जितने जो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, सब आयुष्मान से इम्पैनल्ड है। प्रॉब्लम होती है, आयुष्मान पेशेंट ट्रीट सब करना चाहते हैं। जो इश्यूज़ हैं जो अभी रिसेंटली या पिछले कुछ सालों से आती है, जब अस्पताल वालों को या अस्पताल जो चलाते हैं उनको परेशानी तब होती है जब एक पेमेंट बहुत दिनों तक नहीं आती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।